धर्म नगरी अयोध्या साधु संतों की नगरी तो है ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस समय हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अशोक राय जी। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहें, बहुत लंबी फहरिस्त है। आपको भी चस्का लग गया पुरस्कारों का। आप इस समय डीन हैं अवध विश्वविद्यालय में लॉ विभाग के, और आपको पुरस्कार मिला है 2018 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संगठन पुस्तक पर आपको मिला। वहीं से आपको चस्का लगा। सेकंड पुरस्कार आपको मिला विधिशास्त्र के सिद्धांत राष्ट्रीय शोध पुरस्कार 2021, और तीसरा आपका है वर्तमान में राष्ट्रीय शोध सम्मान 2022 महाराष्ट्र की अर्धशासित संस्था द्वारा शोध ऋतु जो वहाँ की संस्था है उसके द्वारा आपको किया है। ढेर सारी शुभकामना सर आपको। धन्यवाद पाठक जी। जी। ये कैसे आपको लग गया पुरस्कारों का, क्या इसके पीछे क्या रहा? क्योंकि आपका तो क्षेत्र जैसे विधि एक ऐसा क्षेत्र है, ना साहित्य का क्षेत्र है, ना दर्शन का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हम देखें लिखने पढ़ने वाले लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, रेडीमेड लेकर ज़्यादा आते हैं, लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आ गए? मैं शिक्षक पुत्र होने के नाते जी, प्रारंभ में मुझे न्यायिक सेवा में जाना था। जी, कि किसी कारणवश मैं इस क्षेत्र में आया, और आने के पश्चात क्योंकि पिताजी की बहुत सारी ऐसी आदतें हमारे में भी हो गई। जी, वो रिटायरमेंट के बाद वो भी लिखते पढ़ते रहे। जी, मैंने ये ठाना कि जैसा हूँ, जहाँ पर हूँ, चाहे जिस विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उसको थोड़ा नया करके अभिनव प्रयोग किया जाए। क्योंकि मैं जब अपने गुरुओं को देखता था, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय की है, और मैंने स्नातकोत्तर उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, तो अपने गुरुओं को देखता था कि वो अनवरत अपने घर पर बैठकर लिखते रहते थे। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, और वो अपने व्यक्तिगत रूप से बैठकर लिखते थे। 2018 में केवल एपीआई को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि एसोसिएट प्रोफेसर हो जाऊंगा, मैंने इस पुस्तक को लिखा। लेकिन संयोगवश या ईश्वर की कृपा कहें, या ये कहें कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो उस कमेटी को पसंद आ गई, और उन्होंने उसको पुरस्कृत करने के लिए नंबर 1 पर उसका चयन किया। उसके बाद मैं थका नहीं, रुका नहीं, लगातार चलता रहा। और आज भी आपको बता दूं कि 1 बजे सोता हूं और कुछ न कुछ करेक्शन करता रहता हूं। तमाम प्रशासनिक दायित्व हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिक जो मेरी नियुक्ति है वो साकेत महाविद्यालय के विधि विभाग में है। 2003 में मैं वहाँ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हुआ, और वरिष्ठता के आधार पर मैं इस समय वहाँ का विभागाध्यक्ष भी हूँ, और उसी वरिष्ठता के आधार पर मैं अवध विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष हूँ, जिस दायित्व को बहुत अच्छे से, मैं सोचता हूँ कि कोई भी दायित्व मिले तो उसको बड़े अच्छे से निभाया जाए। संयोग बस 2018 में अवध विश्वविद्यालय के परिसर में एलएलएम पाठ्यक्रम खुला, और उस एलएलएम पाठ्यक्रम में ये ऑर्डिनेंस में लिखा गया कि जो भी डीन फैकल्टी ऑफ लॉ होगा वही उसका कोऑर्डिनेटर होगा। इसी कारण मैं यहाँ इस पाठ्यक्रम का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और इस दायित्व को भी निभाता हूँ। फर्स्ट टाइम कॉलेज में रहता हूँ, सेकेंड टाइम विश्वविद्यालय की सेवा देता हूँ, और जो भी दायित्व मुझे मिलते हैं मैं उसको अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ। ला के जितने छात्र हैं हम देख रहे हैं पुस्तकों के प्रति उनका बहुत कम रहता है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहते हैं। वो थोड़ा पढ़ने लिखने के प्रति जो जैसे आपका एक कि उसमें जो है बहुत कम आते हैं। पुस्तकों के प्रति आखिर क्यों प्रेम कम होता जा रहा है, स्पेशली ला के स्टूडेंट्स के लिए? ये समस्या आई है 2010 के बाद। जी। 2010 तक जिन विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाते थे, उस समय चाक डस्टर टीचिंग, चाक डस्टर ब्लैक बोर्ड की टीचिंग होती थी, और क्लास में पढ़ाना और विद्यार्थी का उसको सुनना, एक उसका बिल्कुल अलग इम्पैक्ट होता है।
2010 के बाद एकाएक बच्चों में जो मोबाइल और भी इस तरह की सूचनाएं, गूगल, इसके माध्यम से बच्चों को ये लगा कि हम शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। और लीगल फील्ड में हम ये देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया तो वो अच्छे कार्य के लिए किया गया। जी जी कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजमेंट होंगे जी जी वो हमको शाम को, सेकेंड टाइम अगर जजमेंट होता है तो शाम तक वो अपलोड हो जाएगा, होता भी है। इस रूप में उसको देखना चाहिए था। लेकिन 2010 के बाद जो गूगल पर बच्चों का ध्यान गया, वो धीरे धीरे पुस्तकों से उनमें अरुचि पैदा हो गई और वो उसी सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ते गए जिसमें उनके सीनियर्स आगे बढ़ते गए। सर गूगल तो ठीक है, लेकिन गूगल को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। समय ऐसा है, उससे बचा कैसे जाए? गूगल मतलब कि गुणवत्ता भी बरकरार रहे, पुस्तकों का जो के प्रति जो लोग रुझान कम हुआ है छात्रों को भी बना रहे, और गूगल का भी सकारात्मक प्रयोग किया जाए। गूगल से बचने की आवश्यकता नहीं है। जी जी लेकिन गूगल का सही प्रयोग, जी जी, उसका सही उपयोग हम करें, वहीं पर उसका उपयोग करें जहां वो आवश्यक हो। क्योंकि पुस्तकें पढ़ने के बाद अगर आप 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल आपके मस्तिष्क में अस्थायी रूप में वो बिल्कुल चिपक सा जाता है। हम लोग भी जब क्लास में पढ़ते थे, हमारे गुरु पढ़ाते थे, तो मुझे याद है, वो डेट याद है, वो सन याद है, वो टाइम याद है कि मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि फला टीचिंग में सर ने ये बात कही थी और उसका ये अर्थ है। आज वो नहीं हो पा रहा है। उसका आप प्रयोग करिए, लेकिन कहाँ से प्रयोग करें? अब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, गुरु के आचरण को हम लोग अनुसरण करते थे, गुरु का उठना बैठना बोलने के तरीके को हम लोग समझते थे। अब आप सारा शासन की तरफ से भी सब कुछ ऑनलाइन होता रहा, डिजिटल गैजेट्स हमारा तहस नहस कर दिया गया। इसका उपचार कैसे किया जाए? इसके उपचार के लिए जब आवश्यक हो, जी जी जी, जैसे आपके कोरोना पीरियड में आपने देखा जी जी, कि अगर उसका उपयोग हम नहीं करते तो बहुत पीछे हो जाते, वहाँ उसकी आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही हम उससे बाहर आए, जी जी, अब तो हमको फिजिकली अटेंड करना चाहिए क्लास। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना पीरियड के बाद नया ट्रेंड बन गया सर, ऑनलाइन का ट्रेंड बन गया। बिल्कुल, बच्चों में एक प्रवृत्ति का उदय हो गया कि वो बिल्कुल ये मान चुके हैं कि अब केवल हम मोबाइल से, हम केवल PDF से, हम केवल गूगल से, ऑनलाइन क्लासेस से हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजकल जो बच्चे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो रहे हैं, न्यायिक सेवाओं को पास कर रहे हैं, वहाँ पर भी जब मैं देख रहा हूँ तो हमारे साथ के जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर पहुँच चुके हैं, वो कहते हैं कि आज का जो LLB पास बच्चा है, क्वालिफाई तो कर जा रहा है एग्जाम, लेकिन उसको FIR की खास बातें नहीं पता हैं, उसको बेल की खास बातें नहीं पता हैं, उसको बहस कैसे की जाती है ये नहीं पता है, उसको आर्डर कैसे लिखना है ये नहीं पता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि इससे आत्मविश्वास की कमी बच्चों में है? जब आप क्लास में कोई चीज़ परफॉर्म करते हो, क्लास में शिक्षक से कोई चीज़ पूछते हो, और ऑनलाइन शिक्षक पे आप भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को जो दी जा रही है, उससे एक आत्मविश्वास का लेवल भी बच्चों में कम हो जाए। जब शिक्षक को आप क्लास में नहीं फेस कर पाते रहे हो, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ये क्या दिक्कतें आ रही हैं इस तरह की? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा इसको हम पीछे चलेंगे। आपको एक बड़ी रोचक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं विधिशास्त्र पढ़ाता हूँ जी जी, LLB पाठ्यक्रम में, LLM पाठ्यक्रम में। एक विधिशास्त्र का विद्वान हुआ अमेरिका में, जिनका नाम था डीन रास्को पाउंड। जी जी, वो जब क्लास पढ़ाने जाते थे, उसके आधे घंटे पहले अपने चैम्बर में वो शीशा लगवाए हुए थे पूरी दीवार में, जी जी, और शीशे की तरफ देखकर आधे घंटे लेक्चर देते थे जी जी, कि किस एंगल में मैं खड़ा हूं और किस एंगल से मैं उच्चारण कर रहा हूं, किस तरह की रेज निकल रही है, जी जी, और किस तरह से वो इफेक्ट में डालेगी बच्चों को, जी जी, कितना वो प्रभावी ढंग से बच्चों को समझाएगी। एक वो दौर था, और मैं उनको आइडियल मानता हूं कि इस तरह का प्रोफेसर
जो ये सोच रहा हो कि हमारे विद्यार्थियों का क्लास है और उस क्लास में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस एंगल से हम बोलेंगे तो बच्चों के मस्तिष्क में वो बात बैठ जाएगी। एक वो दौर था और एक ये दौर है कि ऑनलाइन क्लासेज में उसको विश्वास, वास्तव में विश्वास कहाँ से आएगा। क्लास टीचिंग में एक एक शब्दों को ठीक ढंग से हम लोग एनालाइज करते हैं, हम लोग खुद पढ़ के जाते हैं। आपको बता दें पाठक जी कि आज अगर हमको क्लास लेना है, इतने वर्ष 20 वर्ष बीत गए केवल लॉ पढ़ाते हुए, फिर भी मैं आधा घंटा स्टडी करके जाता हूँ, रिवाइज करके जाता हूँ। लेकिन जिस बच्चे को क्लास करना है वो 5 मिनट भी पढ़ के नहीं आता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, डिजिटल का भी सर व्यवसायीकरण होता जा रहा है। अब शिक्षकों में भी कमियां आती रहीं। पैसा कमाने के चक्कर में लोग अच्छे डिजिटल प्लेटफार्म अपना बना करके उनको लगता है कि इससे अच्छा पैसा हम कमाएंगे, अच्छा कुछ कर जाएंगे। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती जा रही, कहीं न कहीं संस्कारों को हम खोते जा रहे हैं। इसके बारे में क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर क्षेत्र में गिरावट आई है। आज भी नई पीढ़ी में भी कुछ शिक्षक बड़े अच्छे आपको मिलेंगे और पुरानी पीढ़ी में भी कुछ शिक्षक आपको उस मर्यादा के बाहर के मिलेंगे, जो वास्तव में अपना ये धर्म नहीं समझ पाते कि मेरा जीवन अगर हुआ है और मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ किसी कारण से, तो इस फील्ड को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। हमको केवल बच्चों का सही मार्गदर्शन करना है, एन केन प्रकारेण करना है, और जिस संस्था से या जिस दायित्व से मेरा जुड़ाव है उसको कितना अच्छा हम कर सकते हैं, इस पर मुझे ध्यान देना है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अगर घर से 9 बजे निकलता हूँ साकेत महाविद्यालय के लिए, तो 6 बजे शाम को घर जाता हूँ। गाड़ी में टिफ़िन रहती है और वो सारी चीज़ें मैं नोट कर लेता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, कहाँ क्लास लेना है, कौन सी मीटिंग लगी है, कहाँ पर किस तरह का ऑर्डर लिखवाना है। और मैं अपने कार्य से बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्ट हूँ। शिक्षा भी एक प्रोफेशन हो गया सर। मैं देख रहा हूँ कि नैतिक शिक्षा का भाव है। पहले हम लोग बचपने में होता था कि नैतिक शिक्षा एक पाठ हुआ करता था कि लोग आज ने काबिलियत की ताकत पे, टैलेंट की ताकत पे आगे तो बढ़ जाते हैं, पद भी पा जाते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा का भाव होने के कारण वो सीधे विदेश की तरफ उनका ध्यान, अपने देश में जो है उनको बहुत पता नहीं पिछड़ापन लगने लगता है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस में एक स्कूल है, जैसे अन्य विषयों में भी होता है, अन्य विषयों में भी होता है, तो हिस्टोरिकल स्कूल है एक। उसमें एक जूरिस्ट हुआ वान सेवनी, और वो कहता है कि ऑल लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉमन कंसिस्टेंस। विधि कोई अलग सी चीज़ नहीं है, विधि वही है जो सोसाइटी में रहने वाले व्यक्तियों के सामान्य अंतर चेतना को प्रकट करता है। तो उस सामान्य अंतर चेतना को प्रकट करने में वही मोरालिटी का भी रोल है। और कोई भी लॉ जो है, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो वहाँ पर मोरालिटी एक मोरालिटी का कॉन्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कि जब भी पार्लियामेंट, पहले भी और आज भी, अगर कोई लॉ बनाती है, कोई एक्ट पास करती है, तो उसको बनाने के ड्राफ्ट करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये जो कानून है वो बिल्कुल रूड किस्म का है, उसमें कुछ मोरालिटी के कंटेंट्स होने चाहिए, तभी हम उस लॉ को अच्छा लॉ मानते हैं। और उसको आप जो नैतिक शिक्षा आप कह रहे हैं, उसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ कानून को भी, क्योंकि वही कानून अच्छा कानून होता है जिसमें मोरालिटी के तत्व शामिल हों। ये कई विद्वानों ने भी कहा है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। उसका होना बड़ा आवश्यक है। सर ये बताएं कि जितना आपने पुस्तकों के जितने सम्मान आपने प्राप्त किया है, इसको आने जो आचार्य हैं, जो विधि के विद्यार्थी हैं, उनको कैसे आप प्रेरित करेंगे इस अपने जो आपने ज्ञान प्राप्त किया इससे? आज की तारीख में अवध विश्वविद्यालय में 35 विधि महाविद्यालय अपना कार्य कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। और इस सत्र में आपको ताज्जुब होगा
कि लगभग 24 से अधिक एक सेशन में विधि महाविद्यालय ओपन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद मैंने ये पाया कि अन्य प्रोफेशनल कोर्सों से बच्चे दूर हो रहे हैं। जी जी जी। वो बच्चे लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं। कारण उसका ये है कि विधिक शिक्षा के क्षेत्र में जी जी। अगर वास्तव में कोई बच्चा ठीक ढंग से अपने को उस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है जी जी। तो उसको किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जी जी। वो अपने को सेल्फ कंट्रोल करते हुए किसी भी जिला अदालत में बैठकर, और अगर उसको भाषा की पकड़ है, ठीक ढंग से उसने LLB की पढ़ाई की है ठीक ढंग से, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा अधिवक्ता बन सकता है। जी जी। और जो भी शिक्षक हैं, क्योंकि वो विधि स्नातकोत्तर कोर्स करके आते हैं, हम लोग वर्ष में 1-2 बार इस तरह की कार्यशालाएं करते हैं और उनको बुलाकर एक कार्यशाला में शोध के संदर्भ में उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं कि लीगल फील्ड में जो रिसर्च हों वो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के प्रति उनकी जवाबदेही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधिक जागरूकता की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई कमेटीज़ बनाई गई हैं और यहाँ तक कि सरकारों के द्वारा भी ये आजकल बहुत तेज़ी से कोशिश की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लीगल अवेयरनेस लाया जाए। जी जी। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान केवल संविधान नहीं है। जी जी। भारतीय संविधान हमारे भारतीयों की लाइफ लाइन है। जी जी। जीवन धारा है। और वास्तव में इस तरह का संविधान किसी भी देश के पास नहीं है। जी जी। इस संविधान को बनाने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, विधि विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक चर्चाएं की, अन्य देशों के संविधान के प्रावधानों का अध्ययन किया और बी.एन. राव जैसा व्यक्ति जिन्होंने 60 देशों की यात्रा की और यात्रा करने के बाद वहाँ के जो अच्छे प्रावधान थे, उन देशों में जो अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, उसकी ड्राफ्टिंग की और ड्राफ्टिंग करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनको सौंप दिया। उसमें से चुन कर हमने अच्छे प्रावधानों को लिया और उन्हीं अच्छे प्रावधानों को जब हमने प्रावधानित किया तो उसी में अधिकार और कर्तव्य नामक चैप्टर भी है। उन चैप्टर्स को जब पढ़ा जाता है तो आज की जो मानसिकता है वो बस केवल ये जानने की है कि मेरे कौन कौन से राइट्स हैं। जी जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधन में कहते हैं कि केवल अधिकारों के प्रति हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ये भी देखना है कि भारतीय संविधान कुछ कर्तव्यों की बात भी करता है। और अगर वो कर्तव्य हम ठीक ढंग से निभाएंगे, ठीक ढंग से उनके प्रति हमारा व्यवहार होगा, तो हमको ऑटोमेटिकली राइट्स प्राप्त हो जाएंगे। उस राइट्स को प्राप्त करने के लिए विधिक जागरूकता की आवश्यकता है और उस विधिक जागरूकता के लिए जो विधि महाविद्यालय हैं उनसे हमारी जिला अदालतें कोलैबोरेशन करती हैं। गाँव में हम कैंप लगाते हैं, एक पैनल अधिवक्ताओं को भी नॉमिनेट किया जाता है और ये पैनल वकील फ्री ऑफ कॉस्ट, वो महिला या पुरुष जो सक्षम नहीं है कोर्ट फीस देने के, उनको बुलाकर हम उनके एप्लीकेशन को खुद टाइप करा के, हमारे यहाँ पैनल वकीलों उसमें स्टूडेंट्स हैं, कुछ लायर्स भी हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, और वो एप्लीकेशन निर्धारित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर पहुंचाया जाता है। शासन इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहा है और निश्चित रूप से विधिक जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो गांवों तक पहुंच गया है। न्याय चला निर्धन के घर, क्या बात। हमारे यहाँ एक वाक्य है, एक कोटेशन है जिसको ध्यान रखा जाता है कि न्याय चला निर्धन के घर। जगह जगह वो शिविर लगते हैं और वहाँ पर जो
माताएं बहनें आती हैं, उनको विधिक शिक्षा, उन्हें विधिक जागरूकता उनको दी जाती है। और निश्चित रूप से भारत सरकार, हमारी उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह के डायरेक्शन आते रहते हैं। उसका पालन, क्योंकि मैं अवध विश्वविद्यालय का डीन फैकल्टी ऑफ लॉ भी हूँ, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम को कराने का मेरा दायित्व रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी अच्छे से किया जाए। सर, एक चीज़ और बता दें कि जैसे जब आपका जब पुरस्कार जितने मिले उसके बाद एक जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आप निश्चित रूप से एक झील होती है, आपके अंदर झील होती है, एक नशा होता है जब पुरस्कार आने लगता है कि आपकी ये कार्य योजना पहले से और तय हो गई होगी कि हमको ये करना है आगे, क्योंकि आप कभी रुकने वाले नहीं, जैसा आपका स्वभाव लग रहा है। तो सर, आगे आपकी कार्य योजना क्या है, उसके बारे में बता दें। मेरी कार्य योजना आज की तारीख में अब इस बात को आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ा विद्वान प्राचीन काल में रहा चाणक्य, जो कहता है कि अपनी जो कार्य योजना है उसको गोपनीय रखिए, तभी उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए सभी कार्य योजना को तो मैं यहाँ नहीं उसका उल्लेख करूँगा, कुछ अंश, लेकिन 2-3 मैं अंकित करना चाहता हूँ आपके समक्ष। मेरी जो अगली एक पैशन है, पुस्तक लिखने का एक पैशन हमारे अंदर आ गया है। मैं एक भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर जो समकालीन चुनौतियां हैं देश में, उसको भारतीय संविधान बखूबी ढंग से उसका निराकरण करने में सक्षम है। और ये मैं व्याख्यानों में कहता रहता हूँ कि हमारा जो भारतीय संविधान है अगले हजारों वर्ष तक किसी भी तरह की मुश्किलात आएगी, विधिक प्रावधान लगेगा आपको कि वो बिल्कुल अपने को विकलांग महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो खड़ा हो जाएगा। और हमारी जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका, उस पर कभी भी अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि संविधान के द्वारा जो 3 अंग बनाए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन तीनों में आज की तारीख में वास्तव में अगर अपने आप को मर्यादा में रखकर कोई अंग काम कर रहा है तो वो न्यायपालिका है। क्योंकि एक हमारे यहाँ बड़ा विद्वान हुआ प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर लास्की कहता है कि अगर किसी देश में नागरिकों का विश्वास विधायिका से हट जाए, टूट जाए, कार्यपालिका से टूट जाए, लेकिन अगर न्यायपालिका से भी विश्वास जनता का टूट जाता है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, करेक्ट। संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और वहाँ पुनः एनार्की फैल जाएगी। लेकिन मेरी न्यायपालिका कतई भारत देश में एनार्की पैदा नहीं होने देगी, क्योंकि उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के क्या बात है, ज्ञान छिपे हुए हैं, B.N. राव की ड्राफ्टिंग छिपी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिभा छिपी हुई है, पंडित नेहरू का सामाजिक न्याय का दर्शन छिपा हुआ है, और सबके पीछे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो संवैधानिक समितियों में जिनका नाम नहीं था, वो संविधान के निर्माण से अपने को दूर रखे रहे, लेकिन भारतीय संविधान की जो आत्मा है ना, वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। और गांधीवादी दर्शन क्या है? एक शब्द में कहता हूँ, गांधीवादी दर्शन केवल है देश का अंतिम व्यक्ति, देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसके तक जन कल्याणकारी योजनाएं अगर पहुंच रही हैं तो वास्तव में वहां पर संविधान का दर्शन, गांधीवादी दर्शन, और उस गांधीवादी दर्शन का लोक कल्याण की जो भावना है वो वास्तव में भारत की सरकार के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर उन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को शांति मिलेगी जिन्होंने जेलों में पूरी अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन जब भारतीय संविधान के निर्माण की बात आई तो वहाँ सब एक थे,
वहाँ सब एक थे और एक ऐसे संविधान के निर्माण पर मुहर लगाई। वास्तव में पंडित नेहरू का एक कोटेशन मुझे याद आता है, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। 25 नवंबर 1949 सेकेंड टाइम 4 बजे का समय था और संविधान बिल्कुल बनकर तैयार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस संविधान की प्रति को दे दिया, उनको समर्पित कर दिया कि अब आप भारत के देशवासियों को इस संविधान को प्रदत्त कर दें। उसके पहले उन्होंने एक व्याख्यान दिया और कहा कि भारत का संविधान निर्मित हो गया है, संविधान भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। हो सकता है इस संवैधानिक प्रावधानों में कहीं कोई कमी रह गई हो, शायद कहीं कोई कमी रह गई हो, ऐसा संभव है, लेकिन उस कमी को हम दूर कर सकते हैं यदि इस संवैधानिक प्रावधानों को क्रियान्वित करने वाली जो मशीनरी है वो निष्पक्ष मन से, अगर उसकी नियत संविधान के अनुप्रयोग को अच्छे ढंग से करने का होगा, तो जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैकूम है, जहाँ पर कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहता, वहाँ पर भी संविधान का जो निर्वचन होगा वहाँ पर वो उस कमियों को दूर कर देगा। लेकिन क्रियान्वयन की जो मशीनरी है वो निश्चित रूप से अच्छे नियत से काम करे और उन व्यक्तियों में संवैधानिक नैतिकता का बोध होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो बार बार आप मोरालिटी की बात कर रहे थे, हमारे संविधान में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बात होती है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के संदर्भ में हर विधायिका के मेंबर को, हर पार्लियामेंटेरियन को, हर जस्टिस को, हर विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए प्राध्यापक को, हर वकील को, वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या लोअर कोर्ट का हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखा है तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप हैं डॉक्टर अशोक राय जी, प्रोफेसर, जिन्होंने इतने सम्मान प्राप्त किए हैं। अभी देखिए और भी लाभ होने वाला है, चूँकि सर का पैशन है, एक नशा है किताबों को लिखना, सम्मान प्राप्त करना। अभी विधि के छात्र जितने भी हैं, आपसे और लाभ मिलेगा और भी उससे बेनिफिट मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद। अग्रसर रहिए। थैंक यू।